जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। आज हमारे कार्यक्रम के अतिथि हैं योगी स्वामी विक्रमादित्य अनंत जी। आपने बाल्यकाल में ही दीक्षा ग्रहण कर ली थी और अनेकानेक आश्रमों एवं अनेक योग पद्धतियों पर शोध एवं साधना की है। आपको सही मायने में इस युग का योगी कहा जा सकता है। आपके कार्यक्रमों की हम एक श्रृंखला बनाएंगे, कई एपिसोड बनाएंगे, क्योंकि योग एक विस्तृत जानकारी है जिनको एक दो एपिसोडों में सबको बताया नहीं जा सकता, सबको समझाया नहीं जा सकता। इसलिए हमें कई एपिसोड बनाने पड़ेंगे और हम इसकी कई एपिसोड बनाएंगे। आप इसमें क्वेश्चन भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका आने वाले क्रम में हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। योगी जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी शुरुआती शिक्षा और दीक्षा के बारे में और आपका जीवन परिचय। नाम जैसा आपने कहा, योगी विक्रमादित्य अनंत। जी। शिक्षा और दीक्षा की जहाँ तक बात है तो हमारी जन्मस्थली बिहार बेगूसराय के पवित्र स्थल पे हुई। बेगूसराय जो कि बिहार में स्थित है। जी जी। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 10वीं तक कहें तो वहाँ प्राप्त किया जी। और उसके बाद प्रयागराज, जो आजकल कहा जाता है, उस समय इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था जी। आगे की शिक्षा दीक्षा प्रयागराज में हुई। जी। कुछ वर्ष लखनऊ में भी अपने प्रोफेशनल कोर्स को करने के लिए मैं गया। जी जी। जिसमें HR के अंतर्गत हमने अपना PG डिप्लोमा किया वहाँ से। जी। योग में भी हमारी कुछ एकेडमिक, जिसको हम लोग एजुकेशंस कहते हैं, जी जी, वो हमारी PG डिप्लोमा ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट से रही। लेकिन अगर वास्तविक रूप से हम दीक्षा की ओर आते हैं जी जी, तो हमें जहाँ तक याद आता है कि जब से हमारी स्मृति है, जब होश हुआ है, योग संबंधी विधाओं का कुछ न कुछ स्वतः अभ्यास खुले आसमान के नीचे बैठ करके करने की एक प्रवृत्ति रही। जी। प्रयाग हम 1986-87 के करीब आए। जी। मन में एक प्रेरणा थी कि जो कुछ है, जो जानते हैं, जी। किसी गुरु के शरण में रह करके जी। चीजों को विधिवत सीखा जाए। परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रयागराज में आज के दिन पे झूसी गंगा तट के नीचे पे क्रिया योग आश्रम है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय स्वामी श्री योगी सत्यम जी हैं। जी। उनसे संपर्क हुआ और प्रारंभिक योग प्रत्यक्षतः उनके मार्गदर्शन में हमारा प्रारंभ हुआ, जो आज के युग में क्रिया योग के नाम से जाना जाता है। क्रिया योग। क्रिया योग। जी। अगर क्रिया योग के बारे में हम कहें तो वर्तमान समय में जी। श्रद्धेय गुरुदेव
श्यामाचरण लहिड़ी महाशय जी के द्वारा जनमानस को प्राप्त हुआ जी और ज्यादातर प्रचार प्रसार में परमहंस योगानंद जी, जिनकी यह बहुत ही एक फेमस बुक योगी कथामृत के नाम से पूरा विश्व इस पुस्तक से परिचित है। इंग्लिश में इसको ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी कहते हैं, योगी कथामृतम। योगी कथामृत। योगी कथामृत हिंदी में है, वैसे इसको ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी नाम परमहंस से योगानंद ज्यादा जी। फेमस हुआ ये। जी और एक ऐसा एकल ऑटोबायोग्राफी है जो योगी ने लिखी है। अदरवाइज योगियों के बारे में जितनी भी बातें लिखी हैं सब बायोग्राफी के रूप में, दूसरों ने लिखे हैं। दूसरों ने। और इस युग के एक जीते जागते ऐसे उदाहरण रहे जिन्होंने पाश्चात्य देश को यह बताने का प्रयास किया कि भारतीय योगी केवल जीवित अवस्था में ही नहीं, जब वो प्राण त्याग देता है उसके बाद भी उसकी शरीर में वो सारे लक्षण, वो सारा गुण उपलब्ध रहता है जो जीवित अवस्था में होती है। अमेरिका में एक घटना है जी कि जब इन्होंने शरीर त्यागा था, किसने? योगी परमहंस योगानंद जी ने, परमहंस योगानंद जी ने। जी तो करीब 70 देशों के एम्बेसडर को बुलाया और कहा कि अब हम अपनी शरीर छोड़ने वाले हैं और ये हमारा अंतिम स्पीच है। लास्ट इन्होंने ट्रूथ पे, रियलाइजेशन पे अपनी स्पीच देते हुए सबके सामने योगिक विधा के माध्यम से अपने प्राण को अपने शरीर से निकाल करके परम तत्व में विलीन कर दिया। जी और पाश्चात्य देशों के वैज्ञानिकों को ये कहा गया था, जैसा कि उन्होंने पहले ही बोला, कि शरीर त्यागने के बाद भी आप लोग जब तक चाहो हमारे शरीर को रख सकते हैं। भारतीय यौगिक विधा विज्ञान की उस उच्चतम स्थिति को प्राप्त है जिसका उदाहरण पाश्चात्य देश को देखने को मिलेगा और पाश्चात्य देश के माध्यम से संपूर्ण विश्व को वह उदाहरण देखने को मिला। इनकी शरीर को 23 दिन तक जी बिना किसी लेप के, न ही बर्फ में, ऐसे ही रखा गया, लेकिन कहीं भी इनके अंदर कोई शरीर में फुलाव या कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं पाया गया। तो एक बार ऐसे एक बहुत ही अद्भुत घटना है ये। जी और जो कि ऐसा उदाहरण है जिसके बारे में कोई विवाद इस रूप में नहीं कहा जा सकता ये कोर कल्पित है, पुरातन है, किसी ने अतिशयोक्ति के रूप में उसको व्यक्त कर दिया हो। 23 दिन तक शरीर रखने के बाद वहाँ की सरकार ने ये निर्देश दिया कि इनके अंत्येष्टि कर दी जाए। जी और जो भी वैज्ञानिक परीक्षण थे उससे वो संतुष्ट थे, परिपूर्ण थे। ऐसी योग विधा हमारे भारतीय संस्कृति की विश्व जगत के लिए देन रही है। जी हम लोगों का परम सौभाग्य है कि उस विधा के अंतर्गत श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी श्री योगी सत्यम जी के माध्यम से, जैसा कि आपने कहा, दीक्षा जी का कार्य प्रारंभ हुआ। उसी क्रम में मैं करीब 3 वर्ष क्रिया योग आश्रम की ही विधा का, एक क्रिया योग आश्रम है ऋषिकेश में, तपोवन एक क्षेत्र में कहा जाता है, जी लक्ष्मण झूला के पास। जी जी वहाँ श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी श्री शंकरानंद गिरी जी, जो कि इसी लाइनेज के एक सन्यासी स्वामी जाने जाते हैं, अभी हैं, जी उनके माध्यम से और उच्चतर दीक्षाओं को
प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त जी ये है। और अब वो जीवन शैली है, लोगों की सेवा के लिए जितना हमसे बन पड़ता है, योग के माध्यम से जी लोगों को लाभ देने का प्रयास किया जाता है। जी वर्तमान तो यही कहा जाएगा, एक एकेडमिक एजुकेशंस की बात हुई जी और दीक्षात्मक यौगिक के जीवन परिचय। सारा। दूसरा प्रश्न हमारा है, आपने किन किन आश्रमों और जगहों पर योग शिक्षा दी है? अभी तक तो आपके शिक्षा लेने की बात हुई, किन किन जगहों और आश्रमों पर को आपने योग शिक्षा दी है? और जहाँ तक मुझे पता है, आपने तिहाड़ जेल के कैदियों को भी योग और ध्यान की शिक्षा दी है। क्या कहानी है इसकी? जैसा कि आपने प्रश्न किया कि किन किन आश्रमों पे, जी तो जहां मैंने दीक्षा ली वहां शिक्षा का भी कार्य किया मैंने। जी परम सौभाग्य प्राप्त हुआ 96, 97, 1996, 1997 के आसपास जी श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी श्री योगी सत्यम जी के मार्गदर्शन में जी हम लोगों ने एक ग्रामीण यौगिक शिक्षण का अभियान प्रारंभ किया था, जी जो मध्य प्रदेश से होता हुआ राजस्थान, गुजरात में जाकर के समाप्त हुआ था। जी वो कार्यकाल करीब 1.5 वर्ष लगातार जन जन तक जाके ग्रामीण लोगों को यौगिक विधा से परिचित कराने का एक प्रयास था। उसके बाद एक अंतः प्रेरणा हुई सन 2000 में मैं अपने देश की राजधानी दिल्ली जी की ओर मैं गया जी और वहाँ लगभग 15 वर्ष में रहा, दिल्ली में। दिल्ली और उसके इर्द गिर्द। जी वहाँ पे हमारा जो स्वतः प्रेरणा हुई, जहाँ तक आपने तिहाड़ की बात करी, तो वहाँ का प्रथम यौगिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमारा तिहाड़ से ही प्रारंभ हुआ। अच्छा, तिहाड़ से ही आपने शुरू ही किया? शुरू ही किया, तो अंतः प्रेरणा हुई। जी और उस प्रेरणा में मुझे आश्चर्य भी होता है जी कि उस समय तिहाड़ के डीजीपी थे अजय अग्रवाल जी। जी उनसे गया, मैं मिला, कोई परिचय नहीं, लेकिन शायद ईश्वरीय विधा में वो चीज निहित थी। जी उन्होंने तुरंत मुझे एक प्रपोजल दिया जी कि आप तिहाड़ में योग प्रशिक्षण दीजिए। जी प्रश्न आया किसको दीजिए, तो चिंतन के बाद मैंने उनसे 16 वर्ष की आयु से लेकर 25 वर्ष तक की आयु के कैदियों के बीच अपने प्रशिक्षण की रुचि अभिव्यक्त किया। जी लेकिन जब मैंने वहाँ प्रारंभ किया तो उसके अलावा भी वो उस समय जेल नंबर 6 हुआ करता था तिहाड़ जी का। जी जी और उसके बाद जेल नंबर 2, जेल नंबर 3, इस तरीके से अलग अलग अवस्थाएं हैं इन जेलों में, अलग अलग धाराओं के अंतर्गत, जैसे आजीवन कारावास के भी लोग हैं, उनको भी। उसके पीछे ध्येय उद्देश्य ये था कि योग के माध्यम से जो अपराध वृत्ति है, जी जी क्या उसका समापन हो सकता है, ऐसा माना जाता है, जाना जाता है। जी लेकिन स्वतः का एक प्रयोग करने की प्रेरणा थी, उसी जी उद्देश्य से मैं तिहाड़ में वो एक प्रयोग करने गया और प्रयोग अत्यंत सफल रहा। इतना सफल रहा कि मुझे याद आता है जी कि बीच में मैंने वहाँ पे प्रशिक्षण बंद कर दिया था। हाँ कैदियों ने जैसे भूख हड़ताल जैसी स्थिति होती है जी ऐसी कर दी और पुनः मुझे खोजा गया और डीजीपी साहब का एक निवेदन रहा कि आप प्रशिक्षण बंद न करें। और फिर मैंने 2-3 साल फिर प्रशिक्षण दे करके लगभग 2005 तक लगातार ये प्रक्रिया चली। और फिर लगा उस चिंतन में कि हम वास्तव में इस विधा का, इस विद्या का जो लाभ जनमानस को देना चाहते हैं, जिस आपराधिक प्रवृत्ति को समाप्त करने की संकल्पना रखते हैं, वह प्रवृत्ति जेल में नहीं समाज में कहीं उत्पन्न हुआ था।
जी उस उत्पत्ति स्थल पे जाके कार्य करने की प्रेरणा ने फिर हमने 2005 में अपना वहाँ कार्यक्रम बंद किया और समाज के अंदर जा करके वह वर्ग जो ज़्यादातर आपराधिक प्रवृत्तियों में संलिप्त था, जी ज़्यादातर आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर लोग थे, जो जी शायद आर्थिक कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था, जो बहुत उच्च आर्थिक स्थिति में थे, उन्होंने भी बड़े-बड़े अपराध किए थे। तो कहीं न कहीं उनके लालन, पालन, पोषण और सांस्कारिक प्रवृत्तियों में एक अभाव पाया गया। फिर हमने उस पे अपना कार्य केंद्रित कर दिया। जी और जैसा कि इसी काल के दौरान 2007 से लेकर 2010 तक क्रियायोग आश्रम में क्रियायोगाचार्य के रूप में मैंने वहाँ लोगों को ये अपनी सेवा प्रदान करी जी और तमाम जगहों पे वहाँ मेरे करीब 11 केंद्र रहे प्रशिक्षण के। दिल्ली में दिल्ली में 11 केंद्र आप चलाते थे? जी 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 11 केंद्र रहे और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कॉरपोरेट के अंदर, जैसे कि यूनिटेक और तमाम यूनिटेक जो है उस समय की अगर कहें तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक बड़ी कंपनी हुआ करती थी। इस तरीके से कई कॉरपोरेट में हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे लोगों को अपनी सेवा प्रदान करने का प्रयास किया करता रहा और अभी भी वो सेवा जारी है। जारी यही एक बड़ी उपलब्धि है और एक बड़ा कार्य भी है कि आपने जो कार्य आज से 25-30 साल पहले शुरू किया था वो आज भी जारी है और आप निरंतर उस पर चल रहे हैं। जी इसके लिए आपको बड़ा आभार है। आभार है परमपिता परमेश्वर का, जी जिन्होंने वो प्रेरणा हमें दे रखी है। एक बात मेरे जहन में मन में कौंधती है कि जिस स्वरूप में योग को मैं आज देखता हूँ या सब देखता है कि योग एक मात्र शारीरिक स्वास्थ्य लाभ तक ही सीमित है, क्या इसको यहीं तक सीमित किया जाना चाहिए या कुछ और भी है? देखिए, सामान्यतः आप सही कह रहे हैं कि योग शब्द का भाव आते ही लोगों को कुछ शारीरिक लाभ की एक विधा समझ में आने लगती है। शारीरिक लाभ है भी, इस चीज से गुरेज नहीं किया जा सकता, जी लेकिन योग शास्त्र के मूल में हम जाएंगे, क्योंकि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपके इस चैनल का नाम ही है मूल बिंदु। जी तो अगर हम योग के मूल बिंदु में जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि योग मानव विकास के क्रम का एक मूल बिंदु था मौलवी और मूल का अर्थ प्रमुख भी होता है और मूल का अर्थ कहीं न कहीं उसको जड़ से भी लिया जाता है। जड़ जी जो उसका जड़ है योग का, वो मानव विकास की गति को तीव्रतम स्थिति प्रदान करने की एक विधा के रूप में हुई। जी अब मानव विकास का तात्पर्य क्या है? मानव विकास का तात्पर्य मानव की चेतना से यहाँ पे लिया गया है जी कि मानव की चेतना, जैसा कि कहा जाता है कि 10 लाख वर्ष मानव की चेतना की आयु है। अगर जैसे हम और आप हैं, अगर निरोग रहें, जी निरोग का मतलब केवल शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी। मानसिक बीमारी क्या है? कुछ वैचारिक ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब भी एक बीमारी में आता है। जी इन सब से अगर मुक्त हैं, तब अगर हम 10 लाख वर्ष व्यतीत करते हैं, तब जाके हम परम चेतना को प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारे योगियों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने ये विचार मानव कल्याण के को ध्यान में रख करके एक विचार किया कि 10 लाख वर्ष कोई भी व्यक्ति सामान्यतः जीवन जी नहीं पाता है, उसको कई जन्म लेना पड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पुनर्जन्म की भी धारणा है, जी स्वीकृत है। अभी आपने जो श्लोक पढ़ा था
जी अगर आप उसको एक बार फिर से दोहराएं जी तो उसके अंतर्गत वो भावना निहित है कि आत्मा अजर और अमर है, जी यानी हम बार बार जन्म लेते हैं। तो बार बार जन्म कब तक, उसका एक उत्तर है 10 लाख वर्ष। 10 लाख वर्ष के आसपास जाकर के हम इस सांसारिक जगत से हमारी मुक्ति हो जाती है। लेकिन 10 लाख वर्ष की प्रतीक्षा और चेतना के रूप में हम एक जीवन में कोई उदाहरण है नहीं। जी कुछ उदाहरण हैं, जैसे मेरा नाम याद आ रहा है, जैसे योग के आदि गुरु भगवान शिव को माना जाता है। आदि गुरु का मतलब जो प्रथम गुरु रहे, और प्रथम शिष्या के रूप में तंत्र में पार्वती को शिष्या माना गया। और आज जो तिथि है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही महाशिवरात्रि बीती है, और महाशिवरात्रि को भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का एक अवसर माना जाता है। उस पर हम लोग फिर कभी व्याख्या करेंगे। हम चाहेंगे कि अभी हम लोग जो आपका प्रश्न है उसमें कुछ चीजें रह गई हैं, उसको हम थोड़ा और स्पष्ट कर लें। जो आपने प्रश्न किया वो अगर उसमें कुछ और स्पष्टता आपको चाहिए तो आप। जी, मैंने यह प्रश्न किया था कि योग को शारीरिक स्वास्थ्य लाभ तक ही सीमित किया जाना चाहिए जी, या कुछ और भी? जैसा कि मैंने बोला कि योग की मौलिक या मूल बिंदु में जब आप जाएंगे जी तो शारीरिक लाभ इसका एक बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट मतलब आप मुख्य कर्म करें, मुख्य कृत्य करें, तो शारीरिक लाभ तो आपको स्वतः मिल जाना है बिना प्रयास के। जी इसका मतलब प्रयास क्या करना है, आपको प्रयास करना है अपनी चेतना को विकसित करने का। अपने उस 10 लाख वाली यात्रा को कम से कम समय में, जैसा कि क्रिया योग में कहा गया है, 10 मिनट का अभ्यास 100 वर्ष का विकास। जी एक कैलकुलेशन है ह्यूमन एवोल्यूशंस पे, मानव के विकास क्रम पे एक कैलकुलेशन किया गया कि अगर 10 लाख वर्ष में ये है तो आखिर क्रिया योग उस विधा, उस पद्धति का एक क्रम है जो इसकी गति को अति तीव्र कर देता है, लेकिन संतुलन के साथ। तीव्रता का मतलब उसमें संतुलन भी है और परम चेतना भी है। तो वो लगभग एक इसकी मुख्य क्रिया है। कहा गया अगर उसको 10 मिनट हम करते हैं तो 100 ईयर्स का जो इवोल्यूशंस है, हमारी जो विकास की यात्रा है, वो हो जाती है। तो अब वो विकास, वास्तविक अर्थ है योग का मानव का सर्वांगीण विकास, केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य की भी प्राप्ति, सांसारिक ताप से भी मुक्ति। सांसारिक ताप का मतलब जो हमें सांसारिक दुख है, जो क्लेश है और विषाद है, अज्ञान है, उन सब से मुक्त करके हमें चरम ज्ञान तक ले जाना, उस विधा को योग वास्तव में कहा गया है। शारीरिक लाभ तो उसका एक, जैसा मैंने कहा कि बाई प्रोडक्ट, वो अपने आप मिल जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं, वो अपने आप हो जाएगा। वो अपने आप मिल जाता है। इसमें एक प्रश्न बनता है कि योग की शुरुआत कहाँ से हुई? योग की शुरुआत बहुत कहाँ से अच्छा हुई प्रश्न है। जी जी, और क्या क्या मत हैं इसके? देखिए एक ही मत है जो ऐतिहासिक और साक्ष्य इसका प्राप्त हो। जी बहुत सारे मत ऐसे हैं जिसका साक्ष्य हमारे पास ना हो, तो वो मतावलंबन का एक आधार कहा हाँ, जा मैंने भी बहुत सारे मत सुने हैं, बहुत सारे ध्यान की पद्धतियां सुनी हैं। सकता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जो ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं वो हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता में आप जाएंगे, जी जिसका कार्यकाल आज 8000 ईसा पूर्व माना जाता है। जी कहीं कहीं 5000 कहा गया है, लेकिन आप और अनुसंधान में जाएं तो वो कार्यकाल लगभग 8000, आज के तिथि में उसको 8000 ईसा पूर्व माना जा रहा है।
उस वहां की सभ्यताओं में यौगिक मुद्रा की मूर्तियां और आकृतियां प्राप्त हुई। इसका मतलब ईसा से 8000 वर्ष पूर्व योग विद्यमान था। सिंधु घाटी की सभ्यता में, हड़प्पा की सभ्यता में योग विद्यमान था। ये प्रमाण मिलता है। अगर प्रमाण मिल रहा है तो हमें मानना होगा, यानी उससे भी पुरातन उस समय विद्यमान था, वहां प्रारंभ हुआ, ऐसी बात नहीं कही जा रही है। उससे पुरातन कोई सभ्यता साक्ष्य हमारे पास है नहीं। तो उससे ज्यादा बात करना प्रामाणिक उस रूप में नहीं होगा। हालांकि वो प्रामाणिक है कि जब से सृष्टि चली, जब से मानी जाए वैदिक रूप से, भारतीय संस्कृति के मैथोलॉजी के अनुसार, तो ज्ञान की पिपासा मानव की प्रमुख आवश्यकता रही है और ज्ञान की तीव्र गति प्रदान करने वाले विधा के रूप में इसका इतिहास पाया जाता है। लेकिन प्रामाणिक तौर पे हम सिंधु घाटी और हड़प्पा संस्कृति से इसको जोड़ सकते हैं। वहां तक स्पष्ट उपलब्ध है यौगिक मुद्राओं का। जी। तो आपके कथन के अनुसार ये बहुत पुरानी सभ्यताओं में भी इनको पाया गया। जी जी। जैसा ऐतिहासिक प्रमाण में वो 8000 वर्ष ईसा पूर्व की बात आ रही है, वो प्रमाण उपलब्ध। और वैदिक उसमें अगर हम जाते हैं तो जैसे हमने बोला कि देवों के देव महादेव भगवान शिव इसके आदि गुरु रहे जी। तो हमारी संस्कृति में भगवान शिव की आयु, अवस्था जी, ये कहीं स्पष्ट है नहीं जी। तो उसी तरीके से इसका भी, जैसे उसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, इतिहास के मूल में हम जहां तक हमारी चेतना जाती है, मानव की चेतना जाती है, विज्ञान की चेतना जाती है, जहां तक जा सका है आज विज्ञान, वहां पहुंचने पे पता चलता है कि यौगिक विधा उस समय विद्यमान था। चलिए, बहुत ही सूक्ष्म जानकारियां आपसे प्राप्त हुई और आगे की एपिसोडों में भी हम यही चाहेंगे कि एक बारीक से बारीक जानकारी और बारीक से बारीक प्रश्न जो दर्शकों के मन में उठेगा उसको आपके समक्ष रखकर उसका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। और इसी के साथ ही इस कार्यक्रम का समापन करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।